पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। केरल की राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जानते हैं। हाल फिलहाल जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसमें एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। 101 वार्डों में से लगभग हाफ बीजेपी के खाते में गए और यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तिरुवनंतपुरम से भी बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। जिस तरीके से अपना आप ये कह लीजिए कि मतलब खाता भी खुलना मुश्किल हुआ करता था कभी, और अगर ग्राउंड पर बीजेपी केरल में इतनी मजबूत है तो इसका मतलब यह है कि वहां के जो ईसाई हैं वो भी अब बीजेपी के समर्थन में आते हुए नजर आ रही हैं। आपको याद होगा वो शख्स जो पूर्व अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने फुल टाइम आरएसएस के लिए प्रचार करने का फैसला लिया था, वो भी ईसाई है। और उसके बाद से ये बात और ज्यादा फैल गई केरल से निकलकर बाकी के राज्यों में कि वहां के जो ईसाई हैं वो भी लव जिहाद जैसी चीजों से परेशान है, इसीलिए वो बीजेपी को केरला में लाना चाहते हैं। ये तो रही कि जो छोटी छोटी चीजें आई उनको सबको जोड़कर मैंने आपको अपना रिव्यू बता दिया। अब करते हैं फैक्ट्स पर बात। जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले 2-3 बार के अगर आप चुनाव देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर केरला में बढ़ा है, और अब जब ये 20% के आसपास पहुंच गया है तो अमित शाह जो कि राजनीति के बीजेपी के एनडीए के चाणक्य कहे जाते हैं, वो बाकायदा मीडिया के सामने कह रही हैं कि केरल में भाजपा की सरकार बन सकती है। हालांकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप डाउट कर रहे होंगे कि कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये अमित शाह ने कहा, और अमित शाह ने फिर क्या बताया आइए पहले सुन लीजिए और फिर उनके बयान का पूरा आंकलन करेंगे। बयान चलाइए। जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी, स्वाभाविक है। मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्ट्रोल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं, वो जंप लगाकर 22-40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन। सीट का जिक्र, वोट शेयर का जिक्र और जिस तरीके से लोगों में भरोसा बढ़ा है, पंकज जी, उसका जिक्र करते हुए अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार होगा खेल। अब आप अपने उससे बताइए अनुभव से कि भैया ये जो समीकरण वो दे रहे हैं और फिर ग्राउंड जीरो की हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या लगता है? मैंने भी कुछ स्टडी किया। मैं 2001 से लेकर और अब तक लास्ट कॉर्पोरेशन चुनाव में देख रहा था कि बीजेपी का ग्राफ कैसा है।
कुछ अमित शाह जी ने बताया 2001 में बीजेपी के पास था सिर्फ 3% वोट, 3%। 2003 में बढ़ते बढ़ते 2016 में 12%, 2021 में 15%। 2021 के बाद से अचानक जंप हुआ है। बढ़ हो भी रहा था लेकिन अचानक जंप हुआ। 2021 में ये 15% है और 2000 अभी जो लेटेस्ट जो चुनाव हुआ था 2024 वाले में ये 21% वोट लाए थे। 21 से 24 के बीच 3 सालों में 15 से 21%। और जो अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं जिसकी आप तिरुवनंतपुरम की सिर्फ चर्चा कर रही है, मैं पूरे राज्य का देख रहा था, बीजेपी को 23% वोट मिले। मतलब म्युनिसिपल इलेक्शन में और बढ़ा, लोकसभा से भी और बढ़ा है। तो बीजेपी और तिरुवनंतपुरम सीट तो ले ली ना इन लोगों ने, जीत भी ली। हाँ वो तो वो जीत गई। तो क्या होता है कि जब बढ़ रहा हो और जैसे ही ये 15% आया, अचानक जंप मारा अगले इलेक्शन में 20% और 20% से 3 मतलब 2024 से 2025 एक साल में 3% का और जंप। तो ये ओवरऑल केरला में है वोट शेयर। केरल में जब दो तरफ का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट फाइट जब होता है एलडीएफ और यूडीएफ, तो जिसको 40% वोट मिल जाते हैं वो सरकार बना लेता है दो तरफा इलेक्शन में। लेकिन जब ट्रायंगुलर फाइट होगा तो जिसके पास 33% वोट मिल जाएंगे वो सरकार बना लेगा कंफर्टेबली, क्योंकि 3 तरफ बटेंगे ना वोट। डायरेक्ट फाइट में 40%, जब ट्रायंगुलर फाइट होगा तो जिसको 33% आ जाएगा वो कंफर्टेबली सरकार बना लेगा। बीजेपी को लास्ट म्युनिसिपल इलेक्शन में 23% आए हैं और जंप इनका बढ़ने का ग्राफ अब तेज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी केरल में, लेकिन जो ट्रेंड है उसमें बीजेपी यानी एनडीए मुख्य विपक्षी दल आने वाली है केरल में, निश्चित तौर पे। अब मैं बताता हूं और क्या है केरल में। केरल में जब आप सामाजिक समीकरण देखिए, ये तो पार्टी वाइज हमने बता दिया वोट शेयर। सामाजिक समीकरण देखिए तो वहां 26% मुसलमान है, 26%। 18% के आसपास ईसाई हैं। दोनों मिला के ईसाई या मुसलमान मिला के 48% होते हैं और 52% हिंदू हैं वहां पे। मैं नहीं कह रहा कि सारे हिंदू देंगे बीजेपी को, लेकिन 2001 से लेकर आज तक का ट्रेंड यह बताता है कि एटलीस्ट 30% केरल का हिंदू जो है वो बीजेपी को देता है, कम से कम 30% दे रहा है। और लेकिन पंकज जी इस बार के चुनावों में मुझे लगता है ईसाइयों का वोट किस तरफ जाएगा ये मैटर करेगा, और वो ऑलरेडी बहुत परेशान है जो चीजों उनके अगेंस्ट में जा रही है। हाँ आ जाइए। वहीं पर मैं आ रहा था कि जैसे 30% हिंदू का मतलब वोट मिलता आ रहा है। अलग क्या हुआ है 2024 से लेके अब तक, पहले का छोड़ दीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से लेके अब तक यह हुआ है कि केरल में जो वहां के प्रीस्ट हैं और बिशप्स हैं उनकी 3 मीटिंग हुई है मोदी जी के साथ एक साल में। 3 मीटिंग। एक बार मोदी जी जब केरल गए तब हुआ, एक बार इस वक्त जो क्रिसमस था तब हुआ, और एक बार तमिलनाडु के दौरे पर थे नरेंद्र मोदी और फिर वो केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे थे तो आए थे आर्क बिशप उनका जो थे वो। तो लगातार बैठकें हो रही है, मतलब कि एक आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है ये बीजेपी की तरफ से और चर्चेस की तरफ से कि हम दोनों आपस में हाथ मिला ले। यही जंप अलग दिख रहा है, फास्ट जंप जो यही दिख रहा है। अगर मैं मान के चलता हूं कि 18% ईसाइयों में से अगर 50% भी के पास आ जाए यानी 9%, तो 30% हिंदू। पंकज जी आप नेटवर्क आपके शायद चले गए थे। ठीक है अभी रिपीट कर दीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि वोट अगर ये पास सकते हैं, अगर कांस्टेंट जो मिल रहा है हिंदुओं का, तो 30% हिंदुओं का और 9% ईसाई को, मैं आधा मान रहा हूं, तो कितना हो गया वोट परसेंटेज? 39%। इनफ है जीतने के लिए। आप कह रहे 33% पे कंफर्टेबली जीत सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि
बाहर का छोड़ दीजिए शोर कि एलडीएफ यूडीएफ, इस बार एलडीएफ की हालत बहुत खराब होने वाली है, बहुत खराब, मतलब सफाया होने वाला है। लेफ्ट के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट में डिविजन्स हैं, आपस में उनकी मारामारी है, और बेसिक इतिहास बताता है कि एक बार लेफ्ट अगर कहीं से गई तो पंकज जी, एक बार त्रिपुरा में गई तो हमेशा के लिए गई, बंगाल से गई तो हमेशा के लिए गई, बिहार से गई तो हमेशा के लिए गई, केरला में जाएगी तो हमेशा के लिए जाएगी। देखने वाली बात होगी। इसी साल चुनाव होने हैं ना, शायद इसी साल चुनाव अभी 2026 में, इसी साल मतलब चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी तीनों एक साथ। ठीक है, ठीक है। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ईसाई वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होता है। जो वोट परसेंटेज अमित शाह की तरफ से समझाने की कोशिश की गई है, एग्जैक्टली वही बैठता है। 20 to 40 पहुंचता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन पंकज जी, अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार फिर यह बात साबित हो जाएगी कि यूं ही इन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। हाँ, वो अलग बात है कि आप भी ऑफ कैमरा एक गाना सुना रहे थे, अमर अकबर एंथनी, तीन भाइयों की जोड़ी, पता नहीं आप क्या सुना रहे थे। लेकिन दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं कि क्या वाकई में मोदी फैक्टर, वाकई में अमित शाह फैक्टर, और जो केरल के एक बड़े चेहरे को ये लोग लेकर आएंगे, वो फैक्टर काम करेगा या नहीं। बहरहाल अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए, एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट के साथ बने रहिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप स्विच कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हैंडल हो। और बाकी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।